हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम दीप्ति सिंह है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो है न्यूक्लिक एसिड। इसके अंतर्गत हम डीएनए की संरचना को आज पढ़ेंगे और समझेंगे। तो ये जो टॉपिक है डीएनए या न्यूक्लिक एसिड, ये आपके चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत आता है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा होने की वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी हम पार्ट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम डीएनए की संरचना को समझेंगे और इसकी बाकी संरचना को हम पार्ट सेकंड के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमको पता है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य जीन अथवा नाभिकीय अम्ल करते हैं। तो आज हम ये नाभिकीय अम्ल के अंतर्गत डीएनए को पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड या नाभिकीय अम्ल को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिश्चर नाम के वैज्ञानिक ने 1868 में पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था। ठीक है, तो इसको किससे आइसोलेट किया गया था? पस सेल के न्यूक्लियस से आइसोलेट किया गया था। अब न्यूक्लियस में ये देखा गया या न्यूक्लियस से इसको पृथक किया गया, इसलिए फ्रेडरिक मिश्चर ने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद अल्टमान नाम के वैज्ञानिक ने 1899 में इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल रखा। क्यों रखा न्यूक्लिक अम्ल? क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें इसका स्वभाव अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर के कारण अल्टमान ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा। तो ये हो गया इसकी खोज के बारे में। न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए एवं आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये मुख्यतः न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए कुछ मात्रा में पाया जाता है। आरएनए को हम देखें तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और ये मुख्यतः साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है वो डीएनए है। ठीक है, तो हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझेंगे। डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं डीएनए या न्यूक्लिक एसिड। यह जीवों में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, जो आनुवांशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं डीएनए का रासायनिक संगठन या केमिकल कंपोजिशन कि ये डीएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, डीएनए अति उच्च आणविक भार वाला अणु होता है। इसका अणुभार 10⁶ से 10⁷ डाल्टन के मध्य होता है। रासायनिक रूप से यह न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला होती है। किसकी श्रृंखला होती है? न्यूक्लियोटाइड्स की। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस क्षार डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जो किस प्रकार की शर्करा है? पेंटोज शर्करा है, और एक अणु फॉस्फोरिक अम्ल का पाया जाता है। यानी कि डीएनए किससे मिलकर बना हुआ रहता है? न्यूक्लियोटाइड से। और एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक नाइट्रोजनी क्षारक, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी पेंटोज शर्करा और एक अणु फॉस्फोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। तो चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे। तो इसको आगे हम डिटेल में समझते हैं। अब डीएनए के रासायनिक संगठन को हम यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये डीएनए के एक न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड की संरचना बनी हुई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सुगर, कौन सी सुगर है ये? डीऑक्सीराइबोज सुगर का एक अणु नाइट्रोजनस बेस के एक अणु के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सुगर है वो डीऑक्सीराइबोज सुगर है और जो बेस या क्षार है वो एडिनिन क्षारक है। ये दोनों आपस में मिलकर एक न्यूक्लियोसाइड को बना रहे हैं। और जब ये न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इस तरह से डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पर पेंटोज सुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में जिस बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं, साथ ही हम देख रहे हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड है वो फॉस्फेट ग्रुप से या फास्फोरिक अम्ल के साथ भी किसी बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से बॉन्ड यहाँ पे बनते हैं, ये किस तरह से जुड़ते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे और तब इसकी संरचना आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है ना।
तो ये डीएनए के एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है। इसी प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। और डीएनए के हम अणु की बात करें या डीएनए की हम बात करें तो डीएनए जो होता है वो इस प्रकार से, उसमें दो श्रृंखलाएं या दो जो चैन होती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, वो इस तरह से आपस में कुंडलित संरचना बनाते हुए व्यवस्थित रहती हैं। डीएनए की संरचना में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनी होती है, मैंने अभी आपको बताया कि कई न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए रहते हैं। किस प्रकार से जुड़े रहते हैं न्यूक्लियोटाइड आपस में, ये हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, डीएनए के केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन को समझने के लिए ये एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। यहाँ पर देखिए जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हुआ रहता है। ठीक है, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने हुए रहते हैं। एक तो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, एक को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स, और दूसरा होता है फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि H3PO4। ठीक है, अब इसके बाद ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड्स हैं ये नाइट्रोजनी क्षारक और पेंटोज शर्करा से मिलकर बने हुए रहते हैं। पेंटोज शर्करा यहाँ पर कौन सी होती है डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। ठीक है, नाइट्रोजनी क्षारक या नाइट्रोजनस बेस की हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है प्यूरीन और दूसरे को बोलते हैं पिरीमिडीन। ठीक है, अब जो प्यूरीन है वो भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है एडिनिन जिसको कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकंड है ग्वानिन जिसको कि कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी प्रकार जो पिरीमिडीन होते हैं डीएनए में वो भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है साइटोसिन जो कैपिटल सी से रिप्रेजेंट होता है, और सेकंड है थाइमिन जिसको कि कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर डीएनए के केमिकल कंपोजिशन को बताने वाला एक फ्लो चार्ट है। अब इन सब चीज़ों को हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो बच्चों, आज की हमारी क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।